हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें 4 लेक्चर अभी तक आप लोगों को मिल चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फर्दर लेक्चर्स अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे इसके। अभी बीच में फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर भी आपको अवेलेबल हुए थे। अब ईएमटी के वापस से आएंगे पहले और उसके बाद फिर वापस से एफएम के लेक्चर आपको मिलेंगे। इन लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल रहती है। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे जरूर आप ज्वाइन कर लें। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी के साथ साथ अन्य कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जैसे काफी स्टेट के भी होते हैं, जामिया मिलिया के भी होते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, तो उनमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो मेरे बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी लाइव जो बैच चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड, विजेता 2.0, विजेता 1.0 भी चल रहा है। ये जो बैच है ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर को। इसमें अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है, लाइव में चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके अलावा डेली जो रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है वो मैकेनिक्स की मिलती है इस बैच के अंदर। और साथ ही साथ विजेता 1.0 है। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो विजेता 1.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सिलेबस अक्टूबर के लास्ट में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए, रिकॉर्डेड मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल का, इसी साल का जो अगस्त में कंप्लीट हुआ था, अभी उसमें इक्का दुक्का सब्जेक्ट उसमें भी बच रहा है, तो उसके लिए आप सिर्फ अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये लक्ष्य बैच जो है इसमें सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और अभी इसमें 1-2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं जो कि अक्टूबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और लक्ष्य बैच सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम और टिफर आपका टारगेट है, तो उसके लिए है। और अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है या अन्य एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप सीयूईटी पीजी फिजिक्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आईआईटी जैम से सेपरेट है। ये जो बैच है आपको 4500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप सीयूईटी पीजी का मंजिल बैच ज्वाइन करते हैं। लक्ष्य बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के लिए है। और विजेता 2.0, विजेता 1.0, ये दोनों आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए है। तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तो ये आपको देखना है, ये आपका टारगेट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो विजेता 2.0 बैच है इसमें भी डिस्काउंट है और डिस्काउंट के बाद ये आपको 5400 रुपीज का पड़ रहा है। अदरवाइज ये बैच जो है वो 7000 रुपीज का है। तो कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसका आंसर क्या आएगा? मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी, यूनिफॉर्म की पहचान कैसे होगी। ये जो फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और यहां पर मैंने कोई 1-2 पॉइंट लिए, लाइन ली, लाइन, वो लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लाइन है कोई ए बी, और ए बी लाइन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन ए बी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन ए बी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मेरे को यहां पर ये बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा यहां पर? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? पहला ऑप्शन है ई डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स, या फिर माइनस ई डेल्टा एक्स। आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है VBA, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है VBA, VBA, या सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है E अपॉन डेल्टा एक्स। क्या ऑप्शन आएगा? देखो,
जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो उस फॉर्मूला में लिखवाया था मैंने वी बी माइनस वी ए, और ये माइनस पोटेंशियल ए से और बी, और ये बना था ई डॉट डी एक्स, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है, यहां पर भी ये पॉइंट है। तो वी बी ए का मतलब है वी बी माइनस वी ए पूछ रहे हैं हमें। वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या होगा, ई डेल्टा एक्स, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा एक्स। अगर हमें ये पूछा जाता वी ए माइनस वी बी, इफ वी हैव बीन आस्क्ड वी ए बी, तो वी ए बी का मतलब होता वी ए माइनस वी बी, तो ये फिर माइनस माइनस करते तो वो प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाता, तो आंसर क्या निकलता, वो निकलता ई डेल्टा एक्स। अगर हमें पूछा जाता वी ए बी, पर हमें यहां क्या पूछा गया है, वी बी ए। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से पूछ रहा हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछ रहा हूं कि जो लाइन ए बी है ये परपेंडिकुलर कर दी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो लाइन ए बी है इसको मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है लाइन ए बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है डेल्टा एक्स। तो अब सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ए। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है और सेम ही ऑप्शन है, ऑप्शंस आर स्टिल सेम, ई डेल्टा एक्स ऑप्शन बी है, माइनस ई डेल्टा एक्स ऑप्शन सी है, 0, और ऑप्शन डी है ई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या आंसर आएगा, यहां पर यह लिख देता हूं मैं, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा वी है वो इक्वल्स टू है माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ए बी है, लाइन ए बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सिंस ई डॉट डी आर यहां पर क्या हो रहा है, 0, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फिर आओ आगे नेक्स्ट। अब अगर मैं यहां से आपको ये दिखाऊं, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा एक्स, तो यहां से अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है ई की जो वैल्यू है ई की, वो लिखी हुई है माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। डीवी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वर्ड है इसका मतलब है वेरिएशन इन वोल्टेज, वेरिएशन इन वोल्टेज अलोंग द गिवन डायरेक्शन, वेरिएशन इन वोल्टेज अलोंग द गिवन डायरेक्शन, अलोंग द गिवन डायरेक्शन। अलोंग द गिवन डायरेक्शन। अब यहां पर माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होगा। तो ये नोट लगा के भी मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना आप, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल इज ऑलवेज decrease in the direction of electric field, in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन बताओ एक। क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस
is directed along the line, is directed along the line y equals to 3 plus x. Find the potential difference. Find the potential difference. Find the potential difference between points A 3 1 and B 1 3. ये क्वेश्चन है, करना। सुनो, सबसे पहले तो ये लाइन की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन है 3x प्लस सी। एक मिनट रुकना, क्या हो गया ये इक्वेशन दी है 3x प्लस सी। इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो यहां जो इसकी स्लोप आ रही है, वो स्लोप आ रही है 1। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 1। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लाता हूं, तो ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, तो यहां से एंगल है 45 डिग्री। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अब हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कितना दिया है, 100 वोल्ट पर मीटर। तो अब हमें इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो इधर कितना आएगा, ई नॉट कॉस 45 डिग्री, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा ई नॉट साइन 45 डिग्री। तो यहां से ई की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, ई नॉट कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ई नॉट साइन 45 डिग्री जे कैप। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू है 100। तो इसको लिखा मैंने 100 अपॉन रूट 2 आई कैप, और इसको लिखा मैंने 100 अपॉन रूट 2, और ये कितना, जे कैप। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई है। अब 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, एक पॉइंट है बी और एक है ए। तो आर बी माइनस आर ए आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे आर बी माइनस आर ए। आर बी माइनस आर ए करोगे तो आई कैप, ये कितना हो गया, आई कैप माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये हो गया आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप। तो यहां से बनेगा ये माइनस 2 आई कैप, और ये बनेगा प्लस 2 जे कैप, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब सिर्फ इसको क्या करना है, आपको सॉल्व भी तो करना है इसको। डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो आई वाला आई से और जे वाला जे से, तो माइनस ई, तो 100 और 2, तो ये हो जाएगा कितना, 200 अपॉन रूट 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन रूट 2, 200 अपॉन रूट 2, एक ये बनेगा। और इधर है ये दूसरा वाला कौन सा है, प्लस, और ये प्लस, तो ये बनेगा प्लस, ये कितना बनेगा, 200 अपॉन रूट 2, 200 अपॉन रूट 2। नेट आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है ये? हाँ जी बोलिए, क्लियर। इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स ना, हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस सी। तो m जो होती है वो होती है स्लोप, m जो होती है वो होती है स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा। तो यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू बन रही है 1,
तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो वहां से हमें पता लग गया कि स्लोप कितनी है 1 है, या जो एंगल है वो 45 डिग्री है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, देखो नाम से ही पता लग रहा है इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब एक ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा पाथ जिसमें हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो उस पाथ को, उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, इक्वी पोटेंशियल रीजन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स और रीजन्स, locus of all the points or regions for which the electric potential, for which the electric potential has a constant value, has a constant value, are called constant value, are called इक्विपोटेंशियल रीजन्स और सरफेस। इक्विपोटेंशियल रीजन्स और सरफेस। क्लियर? देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि ये वो सरफेस है जिनके लिए हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, उसको हम नाम दे रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर मैं ये लिखूं, मान लो मैंने ये लिखा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा मैंने लिख दिया, और मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं वी बी माइनस वी ए, इस तरह से डिफाइन किया मैंने। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो फॉर इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल है तो वी बी इक्वल्स टू क्या होगा, वी ए। तो यहां से ई डॉट डी आर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। और ई डॉट डी आर 0 आ गया तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इट शोज दैट, ये पहला पॉइंट भी हो गया, आप इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी काटेंगे नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस must be perpendicular, must be perpendicular, perpendicular to the electric field। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि अगर मैं ये बनाता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कराया था अभी पीछे जिसमें मैंने एक लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया था ऐसे। तो अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं ये सारी, तो ये जितनी भी ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही हैं, जितनी भी ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही है, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल। तो ये जितनी भी सरफेसेस हैं ब्लू कलर वाली, ये सारी की सारी क्या हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमने ये बात की थी कि एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो जो है वो कितना होता है, वो होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ऐसे एक पॉइंट चार्ज ले लिया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली उसकी तरफ बाहर निकलेगा, है ना, परपेंडिकुलरली, रेडियली उससे बाहर निकल जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रहा है। अब वो रेडियल डायरेक्शन तो कोई सी भी हो सकती है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो इस तरह से भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। और फिर इसको अगर ऐसे बनाए, ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सी लाइन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ये जो लाइंस शो हो रही हैं ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब चार्ज पार्टिकल जो ये बीच में रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल, इससे एक आर डिस्टेंस पर, इससे कहां पर, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो सेम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं आर डिस्टेंस पर, तो मान लो यहां पर पोटेंशियल आ रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये जो ब्लू कलर वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम है, जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम है। और ये डिस्टेंस कौन दी है, मान लो ये डिस्टेंस है R1। तो ये R1 डिस्टेंस वाले वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम आ रही है। तो ये वो पॉइंट है V1, यहां पर पोटेंशियल है V1। तो V1 पोटेंशियल कहां पर आ गया, के क्यू अपॉन R1। इसी तरह से मान लो मैं निकालना चाहता हूं V2, तो V2 आ गया के क्यू अपॉन R2। तो वो R2 वाले जो पॉइंट्स हैं वो मेरे को यहां पर मिल गए, ऐसे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, R2 वाले पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स के ऊपर भी पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है। इसी तरह से एक और ले लेता हूं मैं, और एक मैंने बना लिया, ये बना लिया V3, और V3 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R3, के क्यू अपॉन R3। तो के क्यू अपॉन R3 के लिए हमारे पास जो सर्किल बन गया वो ऐसा बना लिया मैंने, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल आ गया V3। तो ये जितने भी सरफेस बन रहे हैं, अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 के लिए एक सर्किल बना, अगर मैं V2 की बात करता हूं तो V2 के लिए एक सर्किल बना, और V3 की बात करता हूं तो V3 एक सर्किल बना। तो ये सर्किल्स जितने भी बन रहे हैं डिनोट कर रहे हैं किसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को। तो सर्किल्स जो बन रहे हैं, ये सर्किल्स क्या बन रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल है उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सिंस डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, V1 पर, फिर उसके बाद पोटेंशियल कम हुआ V2 पर, फिर उसके बाद कहां पर हुआ, V3 पर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक इस तरह का कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें सर्किल्स बना दिए जाएंगे, उस पर लिख दिया जाएगा पोटेंशियल V1 V2 V3। तो सबसे पहली चीज तो होगी ये अलग अलग सब क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब है जहां सबसे ज्यादा है, और डिक्रीजिंग का मतलब है जहां सबसे कम है। तो हमें यह पता है कि पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहां से निकालेंगे कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। क्लियर है यहां तक। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे।
दूसरा पॉइंट जो है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब है, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बन रही है कोई, और कोई दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, हमें दो वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, no two equipotential surfaces can intersect each other, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो करती हैं तो हमें पोटेंशियल की दो वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। if they intersect then we get two values of potential which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर ये पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहली चीज तो आपको ये पता है, नहीं पता मेरे को नहीं पता, अगर नहीं पता है तो जान लो कि जो एक कंडक्टर है, एक चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, देर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होता तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भाई फ्लो अगर हो रहा है तो वो किसी चीज के डिफरेंस की वजह से होगा, और डिफरेंस किसका होना चाहिए? पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा। तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, कंडक्टर के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो अ चार्ज कंडक्टर of any shape is an equipotential surface। चार्ज कंडक्टर जो किसी भी शेप का है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम नहीं करेगा तो उसके अंदर चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है जहां ज्यादा होंगी, मतलब कम डिस्टेंस होगी जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वहां पर वीक होगा। मतलब मैं अगर कुछ ऐसे रीजन बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। और अगर ये दूर होंगी, अगर ये लाइन दूर होंगी तो यहां पर क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड।
अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ज्यादा होंगी, और एक वीक फील्ड है तो उसमें स्ट्रिंग जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है वो कम होंगी। तो इक्वी मैं लिख रहा हूं यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर, are crowded together in a region, in a region of strong field, in a region of strong field, whereas they are relatively far, whereas they are relatively far, they are relatively far in weak field। जब फील्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग फील्ड होने का मतलब ये लाइन पास पास है, तो जब फील्ड स्ट्रांग होगा तो एक इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के पास पास होंगी, और जब वीक फील्ड होगा तो उसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है एक दूसरे से दूर दूर होंगी। क्लियर है यहां तक बात? तो अभी तक कितने